गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल बायोलॉजी के अंदर अपना एक टॉपिक है जिसमें कोशिका विभाजन है, और उसके अंदर आज हम पहला जो पार्ट है जिसको हम माइटोसिस या समसूत्री विभाजन जो कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो माइटोसिस जो होती है वो क्या होता है, ठीक है ना। माइटोसिस ए प्रोसेस वहाँ पर सिंगल सेल डिवाइड्स रिजल्टिंग in genetically two identical cells, each containing the same number of chromosomes and genetic contents as that of the original cell। ठीक है, यानी कि एक सेल जो होती है वो डिवाइड होकर दो सेल बनाती है, और इन दोनों सेल के अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सेम होता है, उतने नंबर संख्या जो भी है जीन्स और क्रोमोसोम की दोनों कोशिकाओं के अंदर क्या होती है एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, तो माइटोसिस या जो हम ये पढ़ते हैं इसमें क्या आती है प्रकार की एक सेल साइकिल होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, एक साइक्लिक इवेंट्स होती हैं या सिर्फ परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जो लगातार चलते रहते हैं रेगुलर साइकिल के रूप में। चेंजेस जो भी होते हैं उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक साइकिल के रूप में या रेगुलर जो है चेंजेस वहाँ पर जो होते हैं उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। साइकिल ऑफ ए रेगुलर साइकिल ऑफ चेंजेस इज रिफर टू ए सेल साइकिल है। जैसे हम इसके बारे में आगे भी आएगा थोड़ा बहुत। तो ये सेल साइकिल है। इसके अंदर जो मेन पॉइंट जो हम आगे भी आपको आएंगे, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है भी। जैसे इसको आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये जैसे कि ये दूसरे वाला क्रोमोसोम है। तो इनका जब डुप्लीकेशन होता है यानी कि ये डबल हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये क्रोमोसोम अब डबल हो गया, ऐसे ये क्रोमोसोम क्या हो गया डबल हो गया। और ये जो डुप्लीकेशन है ये दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं एक ही पॉइंट पर, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये इनका क्रोमोसोम होता है। ये दोनों जो होते हैं यानी कि जो डुप्लीकेट हुआ है एक ही क्रोमोसोम, उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं क्योंकि वो सेम टू सेम होते हैं। और जो उसका होमोलोगस क्रोमोसोम होता है यानी कि प्रत्येक क्रोमोसोम क्या होता है डबल कॉपी में होता है, जैसे पहले भी, ठीक है ना। तो ये जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे वाला है, ठीक है ना। तो इसमें डुप्लीकेशन हो गया, इसके अंदर भी डुप्लीकेशन हो गया। तो इसके अंदर जो डुप्लीकेट हुआ वो तो सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसके भी ये क्या हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन एक इसका और एक इसका जो हम लेते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो ये डुप्लीकेशन एक प्रोसेस होता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सेल साइकिल के अंदर। इसको आप बिल्कुल सिंपल आप ऐसे समझा सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। जैसे बहुत से क्रोमोसोम होते हैं, हमें उनमें से एक यहाँ पर दिखाया गया है, और ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, यानी कि डीएनए की सिंगल कॉपी है इसके अंदर। आप इसको ये मानते हैं कि इसमें सिंगल कॉपी है। जब इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो इससे डीएनए की दो कॉपी बन जाती है। और ये जो भाग होते हैं ये इनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। और जहाँ पर ये एक दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं, यानी कि इसको आप ये समझना कि ये क्रोमेटिड हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि ये ऐसी स्ट्रक्चर है, तो ये एक क्रोमेटिड है और यहीं पर ही ये दूसरा क्रोमेटिड है। तो ये दो क्रोमेटिड होते हैं, तो जहाँ पर ये जुड़े होते हैं इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और यहाँ पर काइंटोकोर या इसको हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। तो ये एक क्रोमोसोम यानी कि ये एक डीएनए हो गया, और ये क्या होगा दूसरा डीएनए। बिल्कुल बिल्कुल ये नज़दीक नज़दीक होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं मतलब, ठीक है ना। इसको आप अगर दो बारी भी ड्रॉ करते हैं तो जैसे कि ये यहाँ पर है तो दूसरा बिल्कुल इसके पास में से है। तो इसमें एक डीएनए हो गया, इसमें एक डीएनए हो गया। तो डीएनए की क्या होगी डबल कॉपी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो क्रोमोसोम की संख्या तो वही रहती है लेकिन उसमें डीएनए क्या होते हैं डबल हो जाते हैं। और जब इसकी हम जो ये स्ट्रक्चर है, जब हम आगे सेल साइकिल और पढ़ेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ये क्रोमोसोम जो है काफ़ी कंडेंस है, जैसे कि यहाँ पर ये है। तो ये दो क्रोमेटिड हैं, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर ये आपको जो दिख रहे हैं ये, तो ये यहाँ पर ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सी है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और इसके ऊपर दो एक हेमिस्फेरिकल डिस्क होती है यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, जिनको हम क्या बोलते हैं काइंटोकोर कहते हैं। तो प्रत्येक अपना अलग अलग काइंटोकोर अलग अलग सेंट्रोमियर नाम की जो है स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जब हम इनके बारे में और पढ़ेंगे तो हम ये आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कैसे डुप्लीकेशन होता है, और फिर वापस दो दो डीएनए बने थे वापस वो सिंगल सिंगल डीएनए हो जाते हैं। तो ठीक है, तो सेल साइकिल के अंदर
पहले डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, वो उसके साथ ही अटैच रहते हैं एज ए क्रोमेटिड के रूप में। ठीक है। माइटोसिस जो थी, जैसे कि इसके नाम से ही सिद्ध है, माइटोसिस जिसमें कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, माइटोस यानी कि थ्रेड, हाँ, धागे रूपी संरचना होती है, तो उसको हमने माइटोसिस नाम दिया गया था। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने प्लांट्स में की थी। बोवरी और फ्लेमिंग ने जो है इस प्रक्रिया को एनिमल सेल में देखा था। माइटोसिस जो शब्द है वो फ्लेमिंग ने ही यूज की थी। ठीक है। और इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दोनों पुत्री कोशिकाओं के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये सोमेटिक जो सेल होती हैं, आगे हम बताएंगे आपको कि दो प्रकार की सेल होती हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। तो हमारी बॉडी की जो लगभग सभी कोशिकाएं क्या होती है, सोमेटिक सेल होती हैं, जो नेक्स्ट पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। ठीक है ना, उसको हम सोमेटिक सेल कहते हैं। तो उनमें जो डिवीजन होता है, ग्रोथ है, रिपेयर है, जो भी है सोमेटिक सेल में, वो कैसे होता है, बाय माइटोसिस के द्वारा होता है। और जो जर्म सेल होती हैं वो गैमिट्स बनाती हैं। ठीक है ना, और यानी कि उसके जो जीन्स होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। डिप्लॉइड सेल जिसको हम 2n कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, वहाँ पर 2 क्रोमोसोम सेट्स होते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम क्या होता है, वो डबल होता है, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और हैप्लॉइड सेल जो होती है उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम सेट होता है। ठीक है, ये आते हैं। तो जो हम सेल साइकिल के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो वो एक टिपिकल सेल जो होती है, इसमें ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है। तो ये जो सेल साइकिल है, जिसको हम माइटोसिस नाम दिया गया है, तो इसको आप इस रूप से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि इसके अंदर ये एक इंटरफेज है। ठीक है भी, और ये एक एम यानी कि माइटोसिस की अवस्था है। तो ये G1 है, S है और G2 है, ये सभी किस में आते हैं, इंटरफेज जो अवस्था आती है उसके अंदर आती है। और फिर जो M अवस्था है उसके अंदर ये ऐसे है। तो ये इंटरफेज है, ये किसी भी सेल के अंदर ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। शुरू में जो है हम इंटरफेज की जो अवस्था है उसको हम निष्क्रिय अवस्था कहते थे, लेकिन यह अवस्था उपापचयी दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होती है आजकल। ठीक है ना, शुरू में इसको हम विश्राम अवस्था भी कहते हैं। और ये जो इंटरफेज होती है यह सबसे लंबी अवस्था होती है, दो विभाजनों के बीच के अंदर ये होती है। लेकिन ये इसको हम, और इस अवस्था को हम तैयारी अवस्था भी कहते हैं, प्रीपरेटरी स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो सेल होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर दी नेक्स्ट डिवीजन के लिए, इसमें ये प्रिपेयर करती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इंटरफेस के अंदर के, इसमें एक बात और भी है, जो जीवन अवस्था जो होती है, जिस सेल को डिवाइड नहीं करना होता है, वो जीवन, उसकी जीवन अवस्था को हम G0 अवस्था कहते हैं, यानी कि उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, वो एक प्रकार की विभेदीकरण जो प्रक्रिया उसमें पूर्ण हो जाती है, स्थायी उत्तक जो होते हैं वो वहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी ये अलग अलग ये अवस्थाएं होती हैं, तो G1, S और G2 और M जो है ये इसका एक साइकिल होता है। तो जैसे कि हम सबसे पहले जीवन अवस्था को पढ़ते हैं, तो जो जीवन जो स्टेज होती है, ठीक है, इंटरफेज के अंदर, ठीक है ना, भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जीवन जो अवस्था होती है वो पूरी सेल साइकिल का लगभग 50% जो होता है वो जीवन अवस्था के अंदर ही निकलता है। ठीक है, इसमें जो सेल होती है, जो भी कोशिका होती है, वो बहुत ही मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव होती है, और उसके अंदर उस सेल के लिए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि लाइजोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, साइटोसोलिक जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज होते हैं, उनका डुप्लीकेशन हो जाता है, और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, इस अवस्था को हम पूर्व डीएनए संश्लेषी अवस्था भी कहते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं इस अवस्था को हम। और ये सबसे लंबी अवस्था होती है, ठीक है, जो कि लगभग 6 से जो है 15 घंटे तक या 8 से 10 घंटे तक इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और सबसे लंबी है, यानी कि 50% जो होती है सेल साइकिल का हिस्सा क्या होता है, ये जीवन स्टेज ही होती है। इसके बाद आती है नेक्स्ट, तो
ये जीवन स्टेज थी। तो जीवन स्टेज जो होती है ये इंटरवल होती है बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड द एस फेज। इसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये एस फेज है, ये जीवन है और ये एम फेज होती है, ठीक है ना। इनके बीच में ये एक अवस्था होती है, मेटाबॉलिक है, इसमें रेप्लिकेट होते हैं सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं। इसमें डीएनए के सिंथेसिस के अलावा बाकी सबका जो होता है सिंथेसिस यहाँ पर हो जाता है। एस फेज जो होती है ये जीवन और G2 के बीच के अंदर होती है और ये 8 घंटे की होती है और ये वो अवस्था होती है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए की 2 आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि आगे जो पेरेंटल जो पुत्रिक कोशिकाएं बनेंगी उसमें सेम डीएनए आता है, तो ये एस फेस अवस्था होती है जो कि 8 घंटे तक इसकी अवस्था की टाइमिंग होता है और ये लगभग 25 से 30% होती है कुल उसका टाइम जो होता है। वो 50% थी, तो ये इतनी अवस्था तक क्या होती है इसकी एस स्टेज जो होती है यहाँ पर ये होती है, यानी कि ये मुख्य रूप से डीएनए की सिंथेसिस की फेज है। और इस अवस्था के अंदर हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ जुड़े रहते हैं उनका भी जो होता है संश्लेषण होता है, ठीक है। और ये अवस्था चलती है। इसके बाद जो है G2 अवस्था आती है। G2 जो अवस्था है उसका भी जो टाइम है 4 to 6 आवर्स होता है और इसको हम पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं, यानी कि डीएनए सिंथेसिस के बाद की अवस्था कहते हैं इसको, है ना। पोस्ट का मतलब बाद में आता है, यानी कि पश्च एस प्रावस्था कहते हैं इसको, ठीक है ना। डीएनए के बाद की आती है तो G2 अवस्था होती है। इस अवस्था में जो सेल है उसकी जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमारे अंदर G2 अवस्था 6 घंटे में पूर्ण होती है और इस G2 अवस्था के दौरान जो है माइटोकॉन्ड्रिया है या जो भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और जो सेंट्रियोल थे जो हैं उनका भी विभाजन जो है 2 सेंट्रियोल इसमें क्या होता है, यानी कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं और प्रत्येक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो इस प्रकार कुल कितने हो गए भी सेंट्रियोल, तारकाएं 4। तो ये 4 जो तारकाएं हैं यानी कि सेंट्रोसोम जो है उसके अंदर जो सेंट्रियोल बनते हैं वो 4 हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये G2 जो अवस्था है वो इसके अंदर ये आती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो G2 अवस्था के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं और इसके अलावा इस अवस्था में G2 के अंदर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है और जो कोशिकांग जो जीवन अवस्था में बने थे उनका जो है यहाँ पर भी जो है सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस जो होते हैं उनका डबलिंग जो है यहाँ पर भी वो चलती रहती है। इसके अलावा जो स्पाइंडल जो हम पढ़ेंगे तर्कु के जो प्रोटीन होते हैं उनका भी संश्लेषण क्या होता है इसी अवस्था में होता है, ठीक है ना। तो ये इंटरफेज की जो अवस्था थी इसके अंदर ये अलग अलग जो ये स्टेजेस थी जिसके अंदर जो है सेल जो है उसके अंदर से ये पास होती है। फिर इस इंटरफेज की अवस्था के बाद जो सेल है वो एक अगली साइकिल में जाती है जिसको हम माइटोटिक स्टेज कहते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि माइटोटिक स्टेज है तो ये आपको अलग अलग जो अवस्थाएं हैं भी एस है G2 फेज होती हैं उसके अंदर ग्रोथ कंटिन्यू, एंजाइम, प्रोटीन जो भी हैं वो सब जो हैं इस अवस्था में हो जाता है। तो अगली जो डिवीजन आता है उसको हम न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन जो है इसको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं यहाँ पर। तो वो जो डिवीजन होता है वैसे तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है लेकिन उसको हम अपनी सुविधा के लिए जो है अलग अलग स्टेजेस के अंदर उसको हमें बांट दिए गए हैं, उसके हमने नाम दिए गए हैं। तो वो जो नाम है वो क्या क्या है, ठीक है। तो माइटोसिस के अंदर जो आते हैं, ठीक है भी, तो ये माइटोसिस जो होती है अगर आपसे पूछे भी ये कहाँ होती है तो आपको मैंने ये बता दिया था ना, ये हमारी सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक हो जाता है, ठीक है। ये होती क्या है इक्वेशन डिवीजन होती है और इसकी वजह 2 अवस्थाएं होती हैं माइटोसिस के अंदर। एक को हम कैरियोकाइनोसिस कहते हैं, वैसे तो जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है कैरियोकाइनोसिस, जिसको हम जो यू कैरियोट्स जो सेल होती हैं उसके अंदर ये प्रक्रिया होती है, काफ़ी जटिल होती है उसके अंदर ये। और इसके अंदर जो होती है इसको हमने कैरियोकाइनेसिस को फिर हमने आगे 4 स्टेज में बांटा गया है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है। तो ये कैरियोकाइनेसिस होती है और एक स्टेज इसका जो डिवीजन का क्या होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस होती है। जैसे नाम में सिद्ध है इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो है हम अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है
आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, इस इंटरफेज अवस्था के अंदर या जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो वो क्रोमेटिन कहलाते हैं। और क्रोमेटिन जो होते हैं वो पूरा जो न्यूक्लियस होता है उसमें वो बिखरे होते हैं, थिन थ्रेड के रूप में क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और इस जो हम ये प्रोफेज वगैरह स्टेज पढ़ेंगे, इनका मेन पॉइंट ये होता है कि वो जो क्रोमेटिन है वो आपस में थिक और मोटे हो जाएं, छोटे हो जाएं और मोटे हो जाएं, जिससे कि जब उसका विभाजन होता है तो बिल्कुल प्रिसाइजली हो जाए। क्योंकि ये जो क्रोमेटिन होते हैं इंटरफेज अवस्था में काफ़ी फैले हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि उस जो डीएनए है उसकी जब हम कॉपी करते हैं, रेप्लिकेशन है या ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके लिए आवश्यक होता है ताकि प्रत्येक जो पार्ट है डीएनए का उसकी कॉपी हो जाए। ठीक है। लेकिन जब हम एक सेल से दो सेल बनती हैं तब उसके लिए जो है ये जो क्रोमेटिन है ये क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये प्रोफेज अवस्था है इसमें जो ये क्रोमेटिन है इनका मेन मकसद जो होता है प्रोफेज के अंदर क्या होता है, वो ये होता है कि वो क्रोमेटिड में या क्रोमोसोम में बदल जाए। तो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलके क्या बनाता है, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है ना। और इंटरफेज अवस्था के अंदर ये क्रोमेटिन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है भी, इनके अंदर ये होते हैं। और लगभग जो न्यूक्लियस जो होती है, जो G2 सेल के अंदर जो होती है 4 मीटर ऑफ डीएनए होता है हमारा। जो डीएनए इतना लंबा होता है, मतलब जो कि 46 जो है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, वो रिजल्ट। यहाँ पर इस शब्द किया है मैंने 46 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। 46 तो हो गया होमोलोगस के अलावा, लेकिन वो डुप्लीकेटेड हो गए हैं, उसमें डीएनए की मात्रा क्या हो गई है, डबल हो गई है, इसलिए हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। प्रोफेज जो होती है काफ़ी लंबी अवस्था होती है। ठीक है। और इसको नाम भी दिया गया है, इन दिस स्टेज क्रोमोसोम्स अपीयर लाइक ए बॉल ऑफ वूल। जो ऊन की जो एक बॉल हम बनाते हैं गेंदा, इसलिए इसका हम स्पायरीम जो स्टेज है वो भी इसको नाम दिया गया है। ठीक है। और इस अर्ली प्रोफेज के अंदर, इसके यहाँ पर आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये है, तो ये ऐसे सेंट्रोमियर तो होता ही है, ध्यान रखना, अलग अलग क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर अलग अलग होता है, उसकी लोकेशन भी अलग अलग होती है। और ये इनके अंदर ही ये अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे इन्होंने थोड़ा एडवांस स्टेज बता दी है कि ये जैसे कि यहाँ पर बता रखा है ये एस्टर है, ये यहाँ पर इसमें बीच में एक एरिया होता है। ठीक है ना। और उसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, ऐसे दो सेंट्रियोल यहाँ पर होते हैं, उसके चारों तरफ ये एरिया है, इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। और इससे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहते हैं, तो इनको हम एस्टर कहते हैं। ठीक है ना। इसमें दो एस्टर बने हैं, इसका नाम एम्फी एस्टर भी होते हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर ये एस्टर नहीं बनते हैं। एस्टर का मतलब क्या होता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है उसको हमने एस्टर नाम दिया गया है। और इन एस्टर से जो है जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उनके ये स्पाइंडल्स बने होते हैं। और ये स्पाइंडल जो होते हैं बीच में चौड़े होते हैं, और जहाँ पर पोल होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, ये संकरे होते हैं। इसको स्पाइंडल जो है इसको ये स्ट्रक्चर दिया गया है। प्लांट्स के अंदर ये एस्टर नहीं बनते हैं, इसको हम एनएस्ट्रल कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो उसके अंदर ये एस्टर या स्टार लाइक जो स्ट्रक्चर बनती है ये इसमें नहीं होती है। तो ये एस्टर इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण जो होती है, ये प्रोफेज के अंदर ये स्ट्रक्चर से बनती है भी। आगे जब हम इसके बारे में, इसको 3 अवस्थाओं में आपको जैसे मैंने बताया गया है, प्रोफेज को हमने डिवाइड किया गया है। तो ये आपको जैसे कि यहाँ पर बताने की कोशिश की है, माइटोटिक स्पाइंडल एपरेटस। जब हम माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है, MSA माइटोटिक स्पाइंडल एपरेटस। तो ये एपरेटस क्या होता है, ये इसको हम एक्रोमेटिक फिगर भी कहते हैं, एक्रोमेटिक बोलते हैं। तो इसके अंदर जो स्पाइंडल एपरेटस में क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, एस्टर होते हैं और स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बताई गई थी, तो ये बीच में सेंट्रियोल है, ये एस्टर है और ये क्या है, स्पाइंडल। तो ये स्पाइंडल हो गए, ये बीच में सेंट्रियोल है और ये एस्टर ऐसे निकल रहे हैं। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये तीनों मिलके जो है इस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये माइटोटिक एपरेटस होती है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं इसके अंदर, जो कि अपने आप में ट्यूबुलिन की डाइमर होती हैं, ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होता है उसके द्वारा ये बनती हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो रेप्लिकेट होकर दो बना देते हैं। ठीक है। और प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, दो वो इसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो असेंबली ऑफ स्पाइनल माइक्रोट्यूब्यूल्स बिगिंस इन द सेंट्रोसोम, द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। एंड एस्टर जो बनता है ए रेडियल अर्रे ऑफ शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स
एक्सटेंड फ्रॉम ईच सेंट्रियोल से एस्टर का निर्माण भी होता है, इसको हम एस्टर रे के रूप में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोफेज की जो अवस्था है, इसमें वैसे तो अलग अलग इन्होंने बता रखी हैं, लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या होता है कि ये जो माइटोटिक एपरेटस है ये अपनी सही पोजीशन ले ले और जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाए और थिक हो जाए और वो प्रक्रियाएं पूरी हो जाए, ताकि उनका डुप्लीकेशन इनके दो सेल्स में जब जाते हैं तो वो प्रक्रिया जो है आराम से हो जाए। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज के अंदर जैसे हम आपको बताया था कि एस्टर का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ये आती है। और मिड प्रोफेज जो होती है, क्रोमोसोम शिफ्ट टुवर्ड द पेरिफेरी एंड लीव ए क्लियर एरिया, शॉर्टर और थिकर हो जाते हैं। और टू लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स के तो पहले भी दो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन था, लेकिन वो फैले हुए थे, लेकिन अब वो जब कंडेंस होते हैं, यानी कि इस अवस्था के अंदर कंडेंसेशन जो है वो प्रक्रिया होती है, जिसमें जो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन होते हैं वो आपस में क्वाइल करते हैं और पानी को लॉस करते हैं, जिससे कि वो थिक होना शुरू हो जाता है। तो कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। इस प्रकार जो अर्ली जो प्रोफेज है या उसके अंदर ये ऐसे ये प्रक्रियाएं चल जाती हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर बताया तभी अर्ली प्रोफेज जो होता है उसमें तो माइटोटिक स्पेंडल जो है उसका निर्माण जो होता है वो इसका काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया होता है। और अच्छा, इसमें आपको मैंने एक बात ये बताया था कि बीच में जो सेंट्रियोल होते हैं उसके चारों तरफ एक एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरी सेंट्रियोल क्लाउड बोलते हैं, और उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है ना। और उससे फिर ये निकलते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल बीच में जो है ये एरिया इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पेरी सेंट्रल एरिया भी इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया है वो भी इसी के अंदर होती है, अर्ली प्रोफेज के अंदर होता है। और जो क्रोमेटिड्स हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, काइंटोकोर है, ये सब जो क्रोमोसोम के अंदर परिवर्तन होते हैं ये यहाँ पर ये चलते रहते हैं। फिर अगली आती है मिड प्रोफेज। सिंपल सी बात है, इस प्रोफेज के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम और छोटे और मोटे हो जाते हैं, और जो क्रोमेटिड होते हैं वो अनक्वाइल हो जाते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कि आपको बताया था भी ये क्रोमेटिड ऐसे होते हैं तो ये आपस में क्वाइल कभी मतलब ऐसे धागे रूपी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, तो ये क्वाइल रहते हैं आपस में, ये क्रोमेटिड इसके साथ ये उसके साथ। तो ये जो अनक्वाइलिंग है यानी कि आपस में दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं, चार जो क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, उनकी आपस में अनक्वाइलिंग जो होती है वो मिड प्रोफेज में वो शुरू हो जाती है। और इस प्रकार हमें जो क्रोमेटिड होते हैं वो दिखाई देने यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो अब धीरे धीरे जो होते हैं डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि आरएनए जो सिंथेसिस होती है वो बंद हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो भी हमारे यहाँ पर ये नहीं बनते हैं। क्योंकि न्यूक्लियोलाई या जिसको हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं, उसका निर्माण सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है जिसको हम न्यूक्लियर क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि 5 जोड़ी होते हैं उनसे बनते हैं। तो 10 न्यूक्लियोलाई बनते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही बचती है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर आती है। और न्यूक्लियर जो एनवलप होती है जो केंद्र के चारों तरफ जो होती है वो भी टूटना शुरू हो जाती है, उससे वेसिकल्स के रूप में क्या होती है वो टूट जाती है। फिर नेक्स्ट आता है ये जो मिड प्रोफेज के बाद जो है लेट प्रोफेज के अंदर जो होते हैं, तो इसके अंदर जो है स्पाइनल फाइबर जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ आ जाते हैं, क्रोमोसोम का साइज जो होता है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, और न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं, और यानी कि जो क्रोमोसोम है जो भी वो सीधे साइटोप्लाज्म के अंदर ये आ जाते हैं, ठीक है। डबल रोडलेट्स के रूप में वहाँ पर वो होते हैं। और स्पाइनल जो होता है वो अपनी प्रॉपर साइज और शेप कर लेता है, ठीक है। और सेंट्रियल पेयर्स जो होते हैं अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल के अंदर क्या होते हैं वो चले जाते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये लेट प्रोफेज के अंदर क्या होती हैं होती हैं। इसके बाद आता है ये लेट प्रोफेज के अंदर आपको बता रखा है। फिर मेटाफेज होती है, उसमें एक अवस्था और आती है मेटाफेज का मतलब, उसका मतलब क्या होता है मेटाफेज का मतलब कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने आप को एक इक्वेटोरियल जो प्लेट है उस सेल का जो सेंटर है वहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। तो उसको अरेंज होने से पहले जो क्रोमोसोम है उस प्लेट तक पहुँचते हैं, उनमें मूवमेंट होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेशन, ठीक है ना। तो ये कॉन्ग्रेशन या कॉन्ग्रेशन जो मूवमेंट होता है जिससे ये मेटाफेज प्लेट में जाते हैं। तो ये मेटाफेज जो इक्वेटर जो प्लेट है वहां पर अरेंज होते हैं तब उसको हम मेटाफेज कहते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी इसके अंदर मूवमेंट होते हैं उनको हम प्रो मेटाफेज अवस्था भी उसको हमें कहते हैं, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो स्पाइंडल होते हैं उनके साथ ये अटैचमेंट होते हैं। ये इसमें बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है
कि यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा रखे अभी, ये ऐसे ऐसे इसमें निकलते हैं, ये स्पाइंडल्स निकलते हैं, जैसे कि कुछ स्पाइंडल्स तो यहाँ तक गए, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आपको ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये काइंटोकोर जो होता है ये यहाँ से जुड़ गया, है ना, इस काइंटोकोर से जुड़ गया, ये इस काइंटोकोर से प्रोमेटाफेज में आपको दिखा रखा है। तो ऐसे ये जुड़ रहे हैं और इनके अंदर ये मूवमेंट होंगे और फिर जो है ये वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये स्पाइनल फाइबर्स होते हैं ये वैसे 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्रोमोसोमल, या जिसको हम काइंटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि क्रोमोसोम के साथ काइंटोकोर के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स, जो कि एक पोल से लेके दूसरे पोल तक क्या होते हैं वो जाते हैं। और एक को हम कहते हैं इंटरपोलर, यानी इनको हम क्या बोलते हैं, पोलर या इंटरपोलर माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। एक इंटरपोलर होते हैं जो कि एक पोल से दूसरे पोल के अंदर ये नहीं जाते। ठीक है, तो उनको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। और जो इंटरपोलर होते हैं वो कैसे ही बीच में कहीं रह जाते हैं, एक ही पोल से आते हैं, वो ना तो क्रोमोसोम से जुड़ते हैं और वहां पर वो ऐसे बच जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर जो है ये मूवमेंट होते हैं, ये अवस्था होती है, तो ये मेटाफेज की अवस्था है। ठीक है भी, इस मेटाफेज अवस्था के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमें बिल्कुल उनका जो कैरियोटाइप होता है वो हमें इसी मेटाफेज अवस्था के अंदर ही दिखाई देता है। ठीक है ना, क्रोमोसोम जो बिल्कुल मध्य बिंदु के अंदर ये उसके ऊपर क्या होता है, ये अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और मेटाफेज में उन क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होता है, प्रोमेटाफेज या मेटाफेज में वो अपने आप को इस प्रकार अरेंज करते हैं कि उनका जो सेंट्रोमियर होता है वो इक्वेटर जो होता है उसकी तरफ होता है, और जो बुझाएं जो उसकी आर्म्स जो होती हैं वो टुवर्ड्स दी पोल जो है उस तरफ में क्या होती हैं वो अरेंज उसमें अपने आप को करती हैं। और बिल्कुल क्रोमोसोम जो है इस अवस्था में हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो होते हैं मेटाफेज अवस्था में ही हमें वो बिल्कुल दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से जो होती हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये मेटाफेज है। नेक्स्ट जो है मेटाफेज के बाद जो अगली अवस्था आएगी उसको हम एनाफेज कहते हैं। एनाफेज जो अवस्था होती है ये बहुत ही छोटी होती है और सिंपल होती है, 2 से 3 मिनट के लिए चलती है। और इस अवस्था के अंदर तो सिंपली जो होता है जो क्रोमेटिड जो होते हैं प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो अपने आप में अलग होना शुरू कर देते हैं प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि उस जो काइंटोकोर से क्या जुड़े थे, स्पाइनल जुड़े होते हैं, तो वो एक पोल अपनी तरफ खींचता है और दूसरा पोल उसको अपनी तरफ खींचता है। तो इससे जो होते हैं उनका सेपरेशन जो होता है सभी क्रोमोसोम का लगभग एक साथ होता है लगभग इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, और अब उन क्रोमेटिड्स जो अलग हुए हैं अब वो क्या करेंगे यहाँ पर क्रोमोसोम थे, जो सिस्टर क्रोमेटिड था वो प्रत्येक क्या होता है क्रोमोसोम के रूप में काम करता है। ठीक है, क्योंकि अब तक वो आपस में जुड़े हुए नहीं है डुप्लीकेट के साथ, तो क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है, और फिर जो क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं अपने साथी के साथ, और फिर वो मूविंग कर देते हैं टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स होते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जो इससे अटैच होते हैं जो उसके काइंटोकोर से है जो भी है, और वो इसको अपनी तरफ पुल करते हैं। ठीक है ना, तो पुल मूवमेंट है, और जो पुश मूवमेंट जो होता है, पुलिंग मूवमेंट जो होता है मुख्य रूप से, तो ये संकुचित होते हैं क्रोमोसोमल के फाइबर को और क्रोमोसोम को ध्रुव की तरफ ये खींचते हैं, जिसको हम पुलिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा इंटरजोनल फाइबर भी जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और ये फाइबर उनको धकेल देते हैं, खींचते नहीं धकेलते हैं, इसको हम पुशिंग मूवमेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो है, और प्रत्येक क्रोमोसोम को ध्रुव पर पहुंचाने में लगभग 30 एटीपी खर्च होती है भी, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लेट प्रो एनाफेज जब हम उसको देखते हैं तो क्रोमोसोम जो होते हैं अलग अलग पोल पर वो पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जैसे कि ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अलग होना शुरू हो रहे हैं और ये धीरे धीरे क्या होता है अलग पोल के ऊपर ये पहुंच जाते हैं। अच्छा, एनाफेज जो स्टेज होती है जिसमें जो अलग अलग पोल के ऊपर जाते हैं, तो उस क्रोमोसोम की जो होती है, ठीक है ना, जो साइज है क्या उसकी शेप है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, वी शेप की है। वी शेप का मतलब मेटासेंट्रिक है, मतलब उनके अंदर जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल बीच में है। अगर सेंट्रोमियर बीच में है तो हमें कैसे दिखाएंगे वो वी शेप की, यानी यहाँ पर सेंट्रोमीटर है तो ये उसको उधर खींच रहा है, तो ये उसकी आर्म्स जो है ये हमें ऐसी दिखाई दे रही है, तो ये मेटासेंट्रिक होती हैं। फिर ये एल शेप की हो सकती हैं और ये आई शेप की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रोमियर जो है उसके ऊपर ये आती है। सबसे छोटी है एनाफेज होती है। फिर टीलोफेज अवस्था होती है, पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं, काइंटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसअपीयर हो जाते हैं, क्रोमोसोम अनक्वाइल होते हैं, क्रोमेटिन बनना शुरू हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम से क्या बन गए
क्रोमेटिन है। न्यूक्लियस जो होती है उससे बनना शुरू हो गया है, और इसको हम रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। टेलोफेज जो अवस्था है इसको हमें रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनना वापस हो जाता है। न्यूक्लियर जो एनवलप है वो वापस बन जाता है। न्यूक्लियोलर जो मेटेरियल है वो भी यहाँ पर बन जाता है, जिससे क्या बनते हैं, न्यूक्लियोलस का निर्माण भी हो जाता है। तो सेकेंडरी, ये आपको मैंने पहले बताया था, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है वहां पर से न्यूक्लियोलाई का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। और हमारे अंदर जो है कुल कितने होते हैं, ये 5 जोड़ी होते हैं क्रोमोसोम, जिसमें क्या होती है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग साइट्स होती हैं। तो इस प्रकार 5 जोड़ी मतलब 10 सेपरेट न्यूक्लियोलाई बनते हैं, लेकिन वो आपस में फ्यूज होकर सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं। इंटरफेज अवस्था के अंदर ये आते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमेटिन के अंदर ये बदल जाता है, तो न्यूक्लियोलाई भी बन गई। ठीक है, और आरएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह भी अब इसमें शुरू हो जाती है, और जो स्पाइंडल थे वो अब डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। कैसे होंगे वो, बाय डीपोलीमराइजेशन होते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती है। इसके बाद अगली आती है साइटोकाइनेसिस। ये हमने जो अभी तक पढ़ा था ये कैरियोकाइनेसिस था, जिसके अंदर जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसका डिवीजन हुआ था, यानी क्रोमोसोम अलग अलग हुए थे। और जो कैरियोकाइनेसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन है, इसके अंदर ये होते हैं। ठीक है, तो ये मेटाफेज जो अवस्था होती है उसके अंदर ही सिग्नल आ जाते हैं कि कैरियोकाइनेसिस करता है। ठीक है ना भी, तो ये होती है। तो साइटोकाइनेसिस जो होती है प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनमें अलग अलग मेथड से होती है, सेल प्लेट मेथड से या क्लीवेज सेल फुर्रो मेथड से, ये जो होती है इसके अंदर ये साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखा रखी है कि ये सेल प्लेट जो है साइटोकाइनेसिस होती है, और एक सेल प्लेट के अंदर दोनों प्रकार की ये प्रक्रिया इसके अंदर यहाँ पर ये होती है। तो क्लीवेज जो होती है एनिमल सेल के अंदर होती है, और क्लीवेज फुर्रो जो होती है ये यहाँ पर दिखा रखे भी, एक क्लीवेज फुर्रो उत्पन्न होगी यहाँ पर, और वो जो क्लीवेज फुर्रो है उसके बाद क्या होगा, उसमें डिवीजन होगा। तो ये यहाँ पर जैसे कि दिखा रखी भी, ये क्लीवेज फुर्रो बनती है एनिमल सेल के अंदर है, और इससे क्या होती है, ऐसी 2 सेल बन जाती हैं। और प्लांट सेल में जैसे कि यहाँ पर ये प्लांट सेल, इसमें कि प्लेट्स का निर्माण होता है, और फिर इसके बाद क्या 2 सेल का निर्माण ये हो जाता है। तो ठीक है, तो क्लीवेज फुर्रो जो है ये बिल्कुल बीच में बनी है, जैसे कि यहाँ पर ये बन रही है ना, बीच में ये फुर्रो है, और ये फुर्रो ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, और इससे क्या होती है, एक सेल से 2 सेल का निर्माण इसमें हो जाता है। ठीक है, इसके लिए पहले मिड बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसमें माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वहाँ पर वो होते हैं, उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन से होती है। तो ये सेल जो होती है इस प्रकार काफ़ी डीप हो जाती है, और ये वहाँ पे 1 सेल से 2 सेल का निर्माण हो जाता है। और प्लांट सेल के अंदर जो होती है, ये इसके अंदर आपको बताया दिया था कि प्लेट मेथड जो होता है उसके द्वारा जो होती है किसका होता है, प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है। तो इस प्रकार जो है भी ये एक सेल से जो है 2 सेल का जो है निर्माण हो चुका है। और ये जो प्रक्रिया होती है माइटोसिस की, इसकी अब क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। सिग्निफिकेंस, इक्वेशनल डिवीजन होता है, डॉटर सेल्स जो होती हैं बिल्कुल आइडेंटिकल उत्पन्न होती हैं, इससे जो जेनेटिकल स्टेबिलिटी भी रहती है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, सेम सेल्स के अंदर, सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, ग्रोथ भी होती है, और सरफेस एरिया जो वॉल्यूम रेशा होते हैं वो इससे कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि कोई सेल जो डिवाइड होती है वो डिवाइड क्यों होती है, इट इज ओनली से 2 फैक्टर मुख्य रूप से माने गए हैं। एक को तो हम कहते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो। ठीक है ना, तो अगर वॉल्यूम कम होगी, सरफेस एरिया कम होगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो उस सेल को सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो वो डिवाइड करती है इसके लिए भी। और एक जो इसका मेन पॉइंट होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, कि जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ लिमिट के साइटोप्लाज्म को ही कंट्रोल कर सकता है, तो इसको हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहते हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म की जो वॉल्यूम है अगर वो कम है, साइटोप्लाज्म वॉल्यूम कम है, तो के आई क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उस अवस्था में डिवीजन नहीं होगा। लेकिन अगर के आई कम है तो वो सेल क्या होती है, फिर वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये एक जो है किसी भी सेल को जो है ऐसे डिवीजन करने के लिए क्या होता है, ये प्रेरित करती है। तो ये था बच्चों भी कैसे सेल साइकिल होती है। ठीक है बच्चों, ओके भाई।